हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय मृदा एवं भारतीय मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसमें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मृदा को या मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं या मृदा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक जो है भारतीय परिस्थितियों में मृदा निर्माण। दरअसल भारतीय परिस्थितियों में ही पढ़ना है हम लोग को, तो इसलिए भारतीय परिस्थितियों में मृदा निर्माण को हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये किसी भी परिस्थिति में मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले यही कारक होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए मृदा है क्या, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि मृदा है क्या, इसको परिभाषित कैसे किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो जैविक हो चाहे अजैविक हो या ऊर्जा से संबंधित संसाधन हो, इन सभी संसाधनों में मृदा सबसे बहुमूल्य संसाधन है। क्यों? क्योंकि अगर लोहा नहीं होता तो भी पृथ्वी पर सभ्यता विकसित थी और सभ्यता थी, चाहे वो मानव के रूप में रही हो या अन्य जीव जंतुओं के रूप में रही हो। ठीक है, सभ्यता का मतलब तो मानव सभ्यता ही हो गई, बाकी बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत लेंगे तो वो अन्य जीव जंतु भी हो गए। तो वो थे, लोहा नहीं था फिर भी पृथ्वी पर मनुष्य था। लोहा का मतलब खोज नहीं हुई थी, तभी भी पृथ्वी पर मनुष्य सरवाइव कर रहा था। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं था, कोयला नहीं था, कोयला मतलब हमारे जीवन में नहीं था, संसाधन के रूप में नहीं था, फिर भी मानव सभ्यता सरवाइव कर रही थी। लेकिन अगर मृदा नहीं होती तो मानव सभ्यता या अन्य जीव जंतुओं को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता या असंभव होता। क्यों होता? क्योंकि जितने भी उत्पादकता के गुण हैं, जैव उत्पादकता के गुण हैं, वो किस पे निर्भर करते हैं? वो मृदा पर ही निर्भर करते हैं। तो यदि मृदा नहीं होती तो पृथ्वी पर मनुष्य सहित बाकी जीव जंतुओं का होना असंभव होता। तो इस रूप में देखें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी संसाधनों में मृदा सबसे बहुमूल्य संसाधन है। क्यों? क्योंकि यही जीवन का को आधार प्रदान करती है। कौन? मृदा। मृदा जीवन के आधार के रूप में है। मृदा निर्माण एक मंद प्रक्रिया है। क्यों मंद प्रक्रिया है? क्योंकि मृदा का निर्माण जो होता है ये बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, जो हम लोग आज मृदा देखते हैं या हम लोग के सामने जो मृदा होती है, जैसे अभी हम लोग सॉइल प्रोफाइल देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ये मृदा का अगर लंबवत वितरण देखा जाए, ये ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए, तो ये मृदा का जो सबसे ऊपरी भाग होता है ये 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अलग अलग मृदाओं में इसकी गहराई अलग अलग होती है। तो देखा जाए तो यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उत्पादकता के गुण इसी में पाए जाते हैं। अगर ये मृदा का जो ऊपरी भाग देखेंगे इस मैप में, कि ये जो ऊपरी भाग है मृदा का सबसे ऊपरी भाग है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सारे पोषक तत्व जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो इसी में होते हैं। इसके नीचे की जो मृदा होती है ये भी महत्वपूर्ण तो होती है, लेकिन इस ऊपरी परत की मृदा के वनस्पति इसका जो इंपॉर्टेंस है या महत्व है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये जो मृदा का सबसे ऊपरी परत है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में उत्पादकता का गुण निहित होता है। लेकिन इसके बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत मंद प्रक्रिया है। और ये मंद प्रक्रिया किस पे निर्भर करती है? ये खास करके वहां की जलवायु पे निर्भर करती है कि ये जो मृदा का निर्माण है ऊपरी परत, जो टॉप सॉइल बोलते हैं, इसका निर्माण कितना तेजी के साथ होगा या कितना मंद गति से होगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ की जलवायु क्या है। अगर जलवायु यहाँ की फेवरेबल है, उष्णाद्र है, तो मृदा का निर्माण क्या होगा? तीव्र होगा। लेकिन अगर मृदा जलवायु वहां की टुंड्रा प्रकार की है या टैगा प्रकार की है या हिमाच्छादन सतह वाली है, तो या पर्वतीय मृदा है, तो वहां पे मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी? मंद होगी। ठीक है, अब देखिए जो मृदा निर्माण है वो कई कारकों का प्रतिफल है। ठीक है, अब ये कौन कौन से कारक हैं उनको देखते हैं। तो देखिए जो मृदा है उसमें कई संगठक होते हैं, कई कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? जैविक एवं अजैविक, मतलब जो ऑर्गेनिक हैं और इनऑर्गेनिक हैं, इनका जो होता है योगदान होता है, सबसे ज्यादा योगदान होता है। संगठक होते हैं इसके। लेकिन देखिए क्या ना कि जो मृदा है, कई बार ऐसा भी इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो जैविक और अजैविक के मध्य मध्यस्थता करता है। ठीक है, जैविक और अजैविक के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो उसमें तीन जवाब आ सकते हैं।
पहला हो सकता है कि जो डिकम्पोजर, जो वियोजक, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह हो गए, ये भी हो सकते हैं। दूसरा हो गया पादप। पादप जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अजैविक तत्वों को लेकर जैविक तत्वों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो प्लांट्स भी हो गया। लेकिन ये जैविक और अजैविक के बीच में जो मध्यस्थता है ये कौन करता है, मृदा ही सबसे बेहतर तरीके से कर सकती है। क्यों? क्योंकि अजैविक तत्वों को अपने अंदर संचित करती है और जैविक तत्वों के वर्धन के लिए पोषक तत्वों को प्रदान करती है। तो इस रूप में देखा जाए तो मृदा भी ये काम बहुत अच्छी तरीके से करती है। अब देखिए मृदा की परिभाषा देखते हुए कर लिया जाए तो मृदा भूपटल की सबसे ऊपरी वह परत है जिसका निर्माण ऊपरी परत है जिसका निर्माण अनाच्छादन की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। अब अनाच्छादन, इसको इंग्लिश में डेनुडेशन बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि जब अपर्दन और अपक्षय ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं तो इनको अनाच्छादन कहा जाता है। अपर्दन का मतलब है कि जो वायुमंडलीय शक्तियां, जैसे बहता हुआ जल है, प्रवाहित पवने हैं, या हिमनद है, या सागरी तरंगे, लहरें हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक स्थान से जो मटेरियल्स होते हैं उनको हटाया जाता है या काटा जाता है, काट छाट किया जाता है, तो इसे अपर्दन कहते हैं। अपक्षय में क्या होता है कि बिना किसी बाह्य कारण की या एजेंट के, जैसे इसमें बहते हुए जल का कोई योगदान नहीं होगा, प्रवाहित पवनों का कोई योगदान नहीं होगा, ना हिमनद का योगदान होगा, ये क्या करती हैं, जब चट्टानें अपने स्थान पे खुद टूटती फूटती हैं, उनका टियर एंड बियर होता है, स्वस्थाने पे वो क्षयित होती हैं, तो उसको अपक्षय कहा जाता है। और इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं, अनाच्छादन। अनाच्छादन की प्रक्रिया द्वारा हुआ है तथा इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है, या कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग मृदा कहते हैं। तो मृदा की परिभाषा लिखने को नहीं आएगा लेकिन समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये। अब देखिए भारत में क्या है ना कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि मृदा कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें विभिन्न पोषक तत्वों, ऊर्जा के संचार एवं चक्रीयता के कारण इनमें जैव उत्पादकता का विशिष्ट गुण होता है। अब यहाँ पर सीधे सीधे समझ गया कि इसमें अकार्बनिक पदार्थ हो गया। अकार्बनिक पदार्थ में क्या हो गया, जैसे जल हो गया, पैरेंटल रॉक्स हो गई, जो पित्त चट्टानें हो गई, ठीक है, ये सब हो गया। अब इसमें कार्बनिक तत्व क्या हो गए, कार्बनिक तत्व हो गए जैसे कि जो जीव जंतु हैं या इस तरह की, ठीक है, तत्व हो गए। अब इसमें विभिन्न पोषक तत्वों, अब पोषक तत्वों का मतलब क्या हो गया कि जो मृदा होती है उसमें पादपों के लिए आवश्यक जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, लोहा है, जिंक है, ये आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। अब इसमें ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है, ऊर्जा भी चाहिए इसके लिए, और इसके लिए ऊर्जा क्या होती है, सूर्य की ऊर्जा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूर्य की ऊर्जा है, ठीक है, और चक्रीयता। अब इन्हीं का क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं इनकी रिसाइकलिंग होती रहती है, तो इसी कारण से में जैव उत्पादकता का विशिष्ट गुण पाया जाता है। यही कारण है कि इन्हीं सब कारणों से मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। तो ये मृदा का सामान्य परिभाषा है जो ICAR के अकॉर्डिंग है। अब हम लोग देखते हैं कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, या मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले जो सूत्र के रूप में इसको प्रस्तुत किया था वो थे एच जेनी, एक विद्वान थे एच जेनी। उन्होंने क्या किया था कि इसे सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया था, और उसमें उन्होंने क्या किया था कि जलवायु, जैविक पदार्थ या जैविक तत्व, ये आधार सेल है, इसको आधार सेल, उच्चावच व समय, ये इसको सूत्र के रूप में लिखा था। तो लिखा था सॉइल इज ए फंक्शन ऑफ क्लाइमेट, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, पेरेंटल रॉक्स, टाइम एंड रिलीफ फीचर्स। यानी कि मृदा, जलवायु, जैविक तत्व, पितृ चट्टान, और टाइम मतलब समय, और उच्चावच का प्रतिफल है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, जलवायु एवं जैविक तत्व। जो जलवायु है और जैविक तत्व हैं ये सक्रिय कारक हैं जो मृदा निर्माण के लिए हमेशा क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं।
जबकि आधार सेल, समय व उच्चावच क्या होते हैं, निष्क्रिय कारक होते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी आपको याद रखना है कि जलवायु मृदा को उत्पन्न करने वाले या मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इनमें कौन कौन से सक्रिय कारक हैं और कौन कौन से निष्क्रिय कारक हैं। तो जलवायु और जैविक तत्व क्या हैं, ये एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं, जबकि आधार सेल, समय और उच्चावच क्या होते हैं, ये निष्क्रिय कारक होते हैं, अर्थात ये बहुत इनएक्टिव फॉर्म में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब इसका थोड़ा सा अगर हम लोग विश्लेषण करेंगे तो देखिए, पहला जो है ये है जलवायु। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु होता है। अगर जलवायु नहीं फेवरेबल होगी तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत मंद होगी और अच्छी मृदा नहीं होगी। जैसे देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि जो शुष्क रेगिस्तानी भाग है, वहां की मृदा के बारे में हम लोग का क्या अनुमान है कि वहां की मृदा बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं होती है। तो उसका कारण क्यों है, क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु की परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं। ना वहां पे आर्द्रता सही से है और ना ही तापमान का बहुत आइडियल स्टेटस पाया जाता है, या आइडियल या एकदम अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। अब उष्ण मरुस्थल क्या हो सकता है कि उष्ण मरुस्थल जो हो वो गर्म हो। ठीक है, उष्ण मरुस्थल गर्म हो, और एक होता है शीत मरुस्थल जो ठंडा मरुस्थल हो। तो जलवायु क्या होती है, बहुत बड़ा नियंत्रण करती है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग टुंड्रा क्षेत्र बोलते हैं, या जो पर्वतों के बहुत ऊंचे भाग हैं, ठीक है, वहां की जलवायु क्या है, प्रतिकूल है। वहां की जलवायु इसलिए प्रतिकूल है कि वहां पे तापमान बहुत कम है। तो वहां की मृदा जो है उसकी गुणवत्ता भी क्या होती है, बहुत निम्न क्वालिटी की होती है, गुणवत्ता बहुत निम्न स्तरीय होती है। और मृदा निर्माण भी क्या होता है, बहुत मंद गति से होता है। यहाँ पर जान लीजिए कि जैसे भारत में क्या है, मानसूनी उष्ण मानसूनी जलवायु है। तो यहाँ पर क्या है, उष्ण जलवायु मानसून है। तो यहाँ पर तापमान और आर्द्रता की बहुत वेरिएशंस देखा जाता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। हम लोग मानसून वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तो यहाँ पे मृदा की विविधता भी क्या है, बहुत अधिक है। तो इसको देख लीजिए, समान जलवायु परिस्थितियों में समान प्रकार की मृदा का निर्माण होगा, चाहे वहां का जो आधार सेल है ये अलग अलग ही क्यों ना हो। तो हमेशा इसको याद रखिएगा कि समान जलवायु परिस्थितियों में समान प्रकार की मृदा का निर्माण होगा, चाहे वहां की आधार सेल कुछ भी हो। तो ये पहला चीज याद रखना है कि जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। ठीक है, अगर कहीं पे उष्णाद्र जलवायु है, अगर उष्ण भी है और आर्द्र भी है, तो वहां मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, तेज होगी। और कहीं पर अगर शीतोष्ण जलवायु है या शीत जलवायु, ठंडी जलवायु है, तो वहां पे मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, मंद होगी। तो पहला चीज तो देख लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, जलवायु है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। दूसरा है जैविक तत्व। जैविक तत्व का मतलब क्या है कि जो जीवित जीव हैं, जीव जंतु हैं, या जो जीव जंतु मर गए हैं, यही क्या आ जाएंगे, जैविक तत्वों के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए क्या होता है ना कि मृदा में रहने वाले बहुत से बिलकारी जीव जंतु होते हैं, जैसे दीमक हो गए, चूहे हो गए, केंचुए हो गए, टर्माइट्स हो, ये सब क्या होते हैं, मृदा में रहते हैं। और ये क्या करते हैं कि मृदा को लगातार खोदते रहते हैं, स्थानांतरित करते रहते हैं। तो इस तरह से, और जैसे केंचुआ क्या है, उसको किसान का मित्र मित्र कहा जाता है। तो इसका ये मतलब थोड़े कि किसान से हाथ मिलाता है, हाय माय फ्रेंड, ऐसा कुछ करता नहीं है। मित्र का मतलब होता है, केंचुआ क्या करता है, सॉइल प्रोसेसिंग करता रहता है। वो मृदा खाता है और अपने फूक के माध्यम से मृदा निकालता है, प्रोसेसिंग करता रहता है। तो इसलिए क्या होता है, ये क्या करते हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। जैसे चूहे होते हैं, वो क्या करते हैं, लगातार मृदा को खोद के बाहर निकालते रहते हैं, अपरदन में भी सहयोग करते हैं। तो ये जो जैविक तत्व हैं, और दूसरी बात की जो पादप होते हैं, जीव जंतु होते हैं, ये मरने के बाद मृदा में क्या कर जाते हैं, फिर से मिल जाते हैं, इनका डिकम्पोजिशन होता है। तो ये मृदा में लगातार क्या होते हैं, मिश्रित होते रहते हैं। तो ये जैविक तत्व जो होते हैं, ये मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तीसरा है आधार सेल। आधार सेल का मतलब है कि मृदा किस सेल पर निर्मित हुई है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक चट्टान है, ठीक है, कठोर चट्टान है। धीरे धीरे क्या होगा कि इसका अनाच्छादन प्रक्रिया से डिकम्पोजिशन होगा, या कहा जाएगा कि ये धीरे धीरे छोटे छोटे बारीक कणों में क्या होगी, टूटेगी फूटेगी। या यहाँ पर कोई बाहरी एजेंट लाकर कुछ न कुछ कण को निक्षेपित कर देगा। जैसे हवा क्या करेगी, दूर से रेत को उड़ाकर यहाँ पर लाकर निक्षेपित कर देगी, या बहता हुआ जल यहाँ पे क्या करेगा, अपने साथ निक्षेपित कर देगी। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मृदा का निर्माण होगा। अब देखिए क्या है कि अगर ये अवसादी सेल संरचना है, अगर ये अवसादी चट्टान है,
तो इसमें मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, तेज होगी। और आग्नेय चट्टान है, कठोर है, तो यहाँ मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, धीरे होगी। और दूसरी बात कि इस मृदा में किस प्रकार के खनिज तत्व होंगे, ये किस पे डिपेंड करेंगे, किसमें किस प्रकार का खनिज तत्व पाया जाएगा, ये यहाँ की आधार शैल या जिसको बोलते हैं पैरेंटल रॉक्स पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ की चट्टानें अवसादी है, जिसमें चूने की मात्रा अधिक है, जिसमें डोलोमाइट की मात्रा अधिक है, तो यहाँ की मृदा में क्या होगी, चूना प्रधान मृदा होगी। और कहीं पर यदि लोहांश की मात्रा अधिक है, जैसे चट्टानें आग्नेय है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, उनके डिकम्पोजिशन से मृदा का निर्माण हो रहा है, जैसे हमारे लाल और पीली मृदा है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लाल एवं पीली मृदा जिसमें क्या है, लोहांश की अधिक मात्रा है, तो वहां की मृदा भी क्या होगी, लोहांश की अधिकता वाली होगी। तो ये आधार सेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अभी हम लोगों ने देखा कि जल आधार सेल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, जलवायु होती है। अगर आधार सेल ए जलवायु प्रदेश और बी जलवायु प्रदेश में समान रूप से आधार सेल वही है, जैसे यहाँ पे भी आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट की है और यहाँ पे भी आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट की है, लेकिन दोनों जगह की अगर जलवायु अलग अलग है, तो यहाँ की मृदा भी क्या होगी, अलग टाइप की होगी, यहाँ की मृदा अलग टाइप की होगी। मतलब आधार सेल महत्वपूर्ण तो होता है, लेकिन जलवायु जितना इफेक्टिव या डोमिनेटिव नहीं होता है। तो आधार सेल भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में। फिर इसके बाद आता है उच्चावच। अब उच्चावच का मतलब है रिलीफ फीचर्स। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं की बहुत समतल संरचना है, इस तरह से संरचना है, और कहीं पे बहुत ज्यादा इस तरह की स्टीप स्लोप वाली संरचना है, या तीव्र ढाल वाली या पर्वतीय संरचना है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मृदा का जो निर्माण होगा, तो ये क्या होगा, मृदा यहीं पे लंबे समय तक अस्थायी रहेगी, इसका अपरदन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से पर्वतीय भाग है जहाँ तीव्र ढाल है, अगर यहाँ पे मृदा बन भी जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या होगी, हमेशा नीचे की तरफ प्रवाहित होने की प्रवृत्ति होगी इसमें, या नीचे की तरफ इसको सरकने या नीचे की तरफ इसको लुढ़कने की प्रवृत्ति होगी। तो जाहिर सी बात है कि उच्चावच भी क्या करता है, मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। औसत समुद्र तल अगर है, तो यहाँ पे और इसी अक्षांश पे अगर कोई पर्वतीय भाग है, तो वहां की अपेक्षा यहाँ पे क्या होगी, तापमान की मात्रा अधिक होगी, यहाँ पर तापमान की मात्रा क्या होगी, कम होगी। जैसे इस पर्वत की यहाँ पर्वत पदीय भाग पर देखा जाए, तो ये समान अक्षांशीय स्थिति में है, तो यहाँ पर तापमान अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तापमान क्या होगा, 30 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो हमने बताया कि तापमान मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो उच्चावच क्या करता है, ये मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला और कारक है। फिर इसके बाद आता है समय। समय हमने बताया कि मृदा जो होती है, ये अचानक से नहीं बनती है, या ये मृदा निर्माण 1 साल 2 साल या 100 साल की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि मृदा क्या है, एक लंबी भूगर्भिक प्रक्रिया का परिणाम है। और सही बताया जाए तो एक मृदा जिसको मैच्योर सॉइल बोला जाता है, इसमें मैच्योर सॉइल का मतलब क्या हो गया, जिसमें मृदा की सभी परिच्छेदिकाओं का सही से विकास है, या परिच्छेदिकाओं का मतलब हो गया कि मृदा का जो ये लंबवत वितरण है, उसमें जो ये स्तरीकरण किया गया है, इसका सही से विकास किया गया है, हुआ है। तो इस मृदा के निर्माण में 10 लाख से भी अधिक समय लग सकता है। तो मृदा के निर्माण में समय सबसे बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग मान लीजिए कहीं गए, हम लोग सैंडविच खाने गए, तो सैंडविच में क्या होता है, लेयरिंग होती है, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, लेयर होते हैं सैंडविच में। जैसे मान लेते हैं कि कोई सैंडविच बनाने वाला बहुत फास्ट बना रहा है, तो उसमें लेयर क्या होंगी, बहुत घास पौच होंगी, या बहुत अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन कोई बड़े सलीके से सैंडविच बना रहा है, तो क्या करेगा, सबसे पहले ब्रेड की एक स्लाइस रखेगा, फिर उसके ऊपर क्या करेगा, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मान लीजिए मेयोनीज डालता है, या मान लीजिए वो कुछ चीज डालता है, या कुछ इस तरह के डालता है। फिर क्या होगा, वेजिटेबल्स डालता है। अगर वो बड़े आराम से बनाता है, तो जितनी भी लेयर्स हैं ये क्या होंगी, ये बहुत इफेक्टिवली हमको रिप्रेजेंट करेंगी इस सैंडविच को, या हमें अट्रैक्ट करेंगी, या इसकी क्या होगी, मेच्योरिटी बहुत होगी। अब मान लेते हैं कि यहाँ से सैंडविच अगर काटते भी हैं, तो आपको सारी लेयर क्या होंगी, सिस्टमैटिक दिखेंगी, आपको सारी लेयर सिस्टमैटिक दिखेंगी कि भाई ये ब्रेड की स्लाइस है, ये बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे मेयोनीज है, चीज है, या जो भी चीज है, ये वेजिटेबल्स दिखेंगी। फिर ऊपर कुछ और चीज डाला उसने, फिर इसमें अदर ऊपर से भी ब्रेड की स्लाइस डाल दिया है, तो ये क्या होंगी, पूरी तरह से हम इस तरह से स्तरीकृत दिखेंगे। इनका एक क्या होगा, वर्टिकल देखेंगे तो ये पूरी तरह से एक इनका रूप दिखाई पड़ेगा। तो उसी तरह से ये कब होगा, कि जब जो सैंडविच बनाने वाला है वो आराम से बना रहा हो,
लेकिन अगर जल्दी जल्दी में सैंडविच बनाने वाला होगा तो क्या करेगा कि पता चलेगा कि ये जो वेजिटेबल्स हैं ये मेयोनीज या चीज में मिक्स हो रही हैं, तो इस तरह से क्या होगा कि उतना अच्छा विकास नहीं होगा। तो देखिए कोई भी मृदा होती है, अगर लंबे समय तक उसका विकास हो रहा है तो इसका मतलब कि मृदा जो है पूरी तरह से परिपक्व है या मैच्योर सॉइल है, और उसमें मृदा के सारे संस्तर क्या हैं, अच्छी तरीके से विकसित हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि मृदा को निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में ये 5 कारक सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब इसके साथ-साथ देखेंगे कि मृदा का निर्माण हो गया, ठीक है। अब मृदा के संगठक कौन-कौन से हैं या मृदा में कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए क्या होता है, मृदा का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि इसमें कई प्रकार के विभिन्न तत्व विभिन्न मात्रा में प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका लंबवत अध्ययन किया जाएगा वो बात छोड़ दी यहाँ पे। अब देखिए जो मृदा है, अगर मृदा को देखा जाए तो इसको मुख्यतः 2 रूपों में बाँटते हैं। एक हो गया ये ऊपरी परत और एक हो गया ऊपरी परत के नीचे की परत। तो ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, सोलम, इसको याद रखिएगा, या ऊपरी मृदा मंडल, जिसमें जैविक तत्व, सूक्ष्म जीव, असंगठित पदार्थ व रासायनिक तत्व पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके नीचे का जो परत होती है, जो बी परत है, इसको क्या बोलते हैं, रिगोलिथ मंडल या उप मृदा मंडल। इसमें मुख्यतः क्या होते हैं, अजैविक तत्व या अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, या इसमें अपक्षयित सैल की जो मात्रा है वो पाई जाती है। अब देखिए इसमें मुख्यतः जो मृदा के संगठक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है खनिज पदार्थ। अब हमको याद रखना है कि ये मृदा के जो कंपोनेंट्स हैं ये कौन-कौन है। तो पहला है खनिज पदार्थ। ये पूरी मृदा में इनकी मात्रा कितनी होती है, लगभग 38% से 47% तक इसकी मात्रा होती है खनिज पदार्थों की। यानी कि मृदा में सबसे अधिक मात्रा क्या होते हैं, खनिज पदार्थ की होती है। दूसरा होता है मृदा घोल, जिसको सॉइल सॉल्यूशन बोलते हैं। मृदा में जल की मात्रा होती है, ठीक है, और ये जल की मात्रा क्या करती है, मृदा को घोल में परिवर्तित कर देती है। अगर मृदा में ये अगर मृदा घोल ना हो तो पादप मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर सकते। भाई ये पादप कैसे ग्रहण करेंगे, मृदा में जो पोषक तत्व हैं जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, इसको पादप कैसे ग्रहण करेंगे, ऐसे उठा के तो हमारी तरह से खाएंगे नहीं कि लाओ भाई ये फास्फोरस दिख रहा है खा लें, ये नाइट्रोजन दिख रहा है खा लें। वो क्या करेंगे, वो रूट ऑस्मोसिस की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन की एक तरह से प्रक्रिया होती है, ठीक है, जल परासरण की प्रक्रिया होती है, उसी के माध्यम से क्या करते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं जल के द्वारा पोषक तत्वों को। तो मृदा में यदि मृदा घोल की मात्रा बहुत अच्छी नहीं है तो इससे पोषक तत्व पौधे प्राप्त नहीं करेंगे। तो इनकी मात्रा जो होती है मृदा घोल की, वो होती है 15 से 35% के आसपास। फिर होता है मृदा वायुमंडल, जिसको बोलते हैं सॉइल एटमॉस्फेयर। अब देखिए मृदा में विभिन्न प्रकार के गैसें पाई जाती हैं। अब ये गैसें क्या होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, इनकी मात्रा पाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो इनका परसेंटेज कितना होता है, 15 से 35% होता है। अब मृदा में और चौथा तत्व क्या है, जैविक तत्व है। जैविक तत्व में क्या हो गया कि देखिए कुछ जीवित जीव हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, और कुछ उन जीवित जीव जंतु जब मर जाते हैं तो उनके पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर यहाँ पर पादप है, मृदा में पादप है, अगर ये जब तक पादप सही सलामत है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया एक संचालित कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये जीवित जैविक पदार्थ होगा, ठीक है। और अगर ये पादप मर गया या सूख गया तो ये क्या हो जाएगा, अजीवित जैविक पदार्थ हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या हो गया कि इनकी मात्रा जो होती है 5% से 12% के आसपास होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि पहले तो ये है कि मृदा के संगठक कौन कौन से होते हैं, तो इसको अगर बांटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये अजैविक तत्व हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये जैविक तत्व हो गया। तो इस रूप में देख सकते हैं। बाकी 4 अगर कैटेगराइजेशन कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, खनिज पदार्थ जो मृदा में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, फिर मृदा घोल की मात्रा होती है, फिर मृदा वायुमंडल की मात्रा होती है, और फिर जैविक पदार्थ होते हैं। तो ये मृदा के क्या हो गए, ये मृदा के संघटक हो गए। अब देखिए खनिज पदार्थ क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। तो यह मृदा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण घटक होता है, खनिज पदार्थ होते हैं, जो पादपों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है। और इसमें होते क्या हैं, इसमें जैसे आल्विन है, हार्न ब्लेड है, पोटास है, फेल्सपार है, क्वार्टज है, बायोटाइट है, ठीक है, ये खनिज पदार्थ हैं। अगर ये खनिज पदार्थ नहीं होंगे मृदा में तो मृदा की गुणवत्ता क्या होगी, निम्न स्तरीय होगी, या मृदा बहुत फर्टाइल नहीं होगी। तो याद रखिए कि अगर इनमें आवश्यक पोषक तत्व हैं, खनिज पदार्थ हैं, तो पादप क्या होंगे, वृद्धि करेंगे, अदरवाइज वृद्धि नहीं करेंगे। और मृदा घोल क्या होता है, तो यह मृदा का वह महत्वपूर्ण संगठक है,
ठीक है। यह मृदा का एक महत्वपूर्ण संगठक है, क्योंकि इसी के माध्यम से पौधे अपनी जड़ों द्वारा खनिज व पोषक तत्वों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, रूट परासरण विधि द्वारा। ठीक है। मृदा वायुमंडल में क्या होता है वही बताया, जो मृदा में कई प्रकार की गैसें होती हैं, और ये गैसें क्या होती हैं, मृदा को स्वस्थ बनाए रखती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे अधिक मात्रा होती है, जलवाष्प की मात्रा होती है, लेकिन ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा होती है। एक चीज यहाँ जान लीजिए कि मृदा घोल और मृदा वायुमंडल में विपरीत संबंध होता है। अगर मृदा में मृदा घोल की मात्रा अधिक है तो मृदा वायुमंडल की मात्रा ऑटोमेटिक क्या होगी, कम होगी, और मृदा वायुमंडल की मात्रा अधिक है तो मृदा घोल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो याद रखिए कि किसी भी मृदा के स्वस्थ वर्धन के लिए मृदा घोल और मृदा वायुमंडल का एक निश्चित रेशियो में रहना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखते होंगे कि कई बार क्या होता है कि किसी जगह पे, सामान्य स्थान पे, यहाँ पे खूब पादप हो रहे हैं, पादप बहुत अच्छी मात्रा में है, लेकिन किसी वजह से यहाँ पे बाढ़ आ गई और यहाँ पे इस पादप की जड़ों में पानी लगा हुआ कई दिनों तक, तो ये धीरे धीरे पौधा क्या हो जाता है, सूख जाता है। अगर इक्वेटिक ये प्लांट नहीं है, अगर जलीय पौधा नहीं है, तो धीरे धीरे ये सामान्यतः क्या करता है, सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है, जबकि पानी क्या है, इसकी जड़ों में लगा हुआ है। क्यों होता है, क्योंकि मृदा वायुमंडल की मात्रा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जब कई दिनों तक पानी लगा रहेगा तो धीरे धीरे मृदा घोल बढ़ जाएगी और मृदा की जो गैसें हैं वो क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, तो इसलिए ये सड़ जाता है। इसी तरह से देखेंगे कि कहीं पे अगर इक्वेटिक क्रिएचर वाले प्लांट्स हैं, जैसे धान का पौधा है, कई दिनों तक अगर पानी नहीं मिलेगा तो धान का पौधा क्या हो जाता है, सूखने लगता है। जबकि खेत में नमी है भी, लेकिन उतना ज्यादा वो जल नहीं प्राप्त कर रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे मृदा वायुमंडल का स्तर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और मृदा घोल की मात्रा क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि दोनों में क्या है, विपरीत संबंध पाया जाता है। फिर होते हैं जैविक पदार्थ तथा जीव जंतु। अब देखिए, जब देखेंगे ना कि मृदा को अगर हम लोग इसका बहुत एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि मृदा में क्या होता है, 20 माइक्रोमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक के बड़े जीव पाए जाते हैं। अब क्या होता है इसमें, कुछ तो बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, ठीक है, फिर कुछ मिलीबीट्स हैं या सेंटीपीड्स हैं, ये सब जितने भी हम लोग बोलते हैं ना, कन खजूरा वगैरह ये सब हैं। फिर टर्माइट्स हैं, मक्खियां कई प्रकार की होती हैं, या इसमें कुछ स्क्वायरल्स हैं, रोडेंट्स हैं, ये सब पाए जाते हैं। तो ये मृदा को हमेशा क्या करते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं इनको, मृदा को मतलब खोदते रहते हैं, इधर से उधर स्थानांतरित करते रहते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते रहते हैं, मृदा निर्माण को ये क्या करते रहते हैं, प्रभावित करते रहते हैं। इनकी ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये संघटक हैं। अब देखिए मृदा की जो विशेषता है, हम लोग देखते हैं कि मृदा की क्या विशेषता है। तो जाहिर सी बात है कि मृदा की विशेषता ही मृदा की उत्पादकता को क्या करती है, निर्धारित करती है। अगर मृदा की उत्पादकता अच्छी होगी तो मृदा में जो मृदा की उत्पादकता अच्छी होगी तो इससे जो फसलें होंगी या इन पे पादप होंगे वो अच्छी तरह से वर्धन करेंगे। ठीक है। तो देखिए मृदा की विशेषता ही मृदा की क्या है, महत्वपूर्ण गुण है। अगर हम लोग बोलते हैं कि ये मृदा बहुत अच्छी है, जैसे हम बोल देते हैं कि जलोढ़ मृदा बहुत अच्छी है, काली मृदा बहुत अच्छी है, तो क्यों अच्छी है, देखने में थोड़ी सुंदर लगती है। जलोढ़ मृदा को उठा के थोड़े देखते हैं कि भाई बहुत सुंदर लग रही है, काली मृदा बहुत काली लग रही है तो इसलिए अच्छी है, नहीं, क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके गुण के कारण। और गुण क्या है मृदा का, उत्पादकता। मृदा का गुण क्या है, उत्पादकता। अगर किसी मृदा में बहुत अधिक उत्पादकता है, पोषक तत्व अच्छी खासी संख्या में है, तो उससे क्या होंगे, फसलें वर्धन होंगी या फसलें वहां पैदा होंगी। तो याद रखिए कि मृदा की उत्पादकता ही क्या करती है, मृदा का गुण है। ठीक है। अगर इसका मतलब है कि मृदा की उत्पादकता अच्छी है तो अच्छी गुणवत्ता वाली मृदा है। अब देखिए गुणवत्ता किस पे निर्भर करता है, या इस पे क्या क्या है शामिल है। तो पहला है संरचना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। दूसरा है गठन, टेक्सचर। तीसरा है रंग। चौथा है अम्लीयता, मृदा अम्लीय है, क्षारी है या लवणीय है। ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, मृदा की गुणवत्ता निर्भर करती है। जैसे हम लोग देखते हैं संरचना में क्या है, स्ट्रक्चर में क्या है। ठीक है, संरचना में क्या है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कपड़ा खरीदने गए, हम लोग कपड़ा खरीदने गए तो हम लोग देखते हैं कि एक कपड़ा हो गया टेरिकॉट का, एक हो गया पॉलिस्टर का, एक हो गया वूलन, एक हो गया कॉटन। तो इन चारों पांचों प्रकार के जो कपड़े हम देख रहे हैं वो किसके आधार पर देख रहे हैं, इनकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इनमें स्ट्रक्चर क्या है, किससे बने हुए हैं, क्या क्या है ये। फिर देखते हैं गठन, टेक्सचर क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ये कपड़ा बहुत मोटा है, जैसे हम लोग देखते हैं जो खादी के कपड़े होते हैं, गादी आश्रम वाले, वो मोटे कपड़े हैं तो उनका टेक्सचर क्या है, मोटा टेक्सचर है। फिर कुछ जो से कॉटन है तो उसका टेक्सचर क्या है, थोड़ा पतला है। जैसे पॉलिस्टर ले लिए, उसका टेक्सचर क्या और पतला हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेक्सचर। अब देखिए मृदा में क्या है कि कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं यहाँ पर।
तत्व कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि मृदा में बड़े कंकड़ पाए जा रहे हैं, छोटे कंकड़ या सिल्ट पाया जा रहा है, सैंड पाए जा रहे हैं या क्ले पाया जा रहा है, तो ये सब मिला के क्या होंगे, उसकी स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे कि बड़े कण वाली मृदा है कि छोटे कण वाली मृदा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। जैसे मान लीजिए कंकड़ पत्थर है, फिर छोटा और हो गया बालू के हैं, फिर इसके बाद सिल्ट हो गया, फिर इसके बाद क्ले हो गया, ये छोटे बड़े से छोटे कणों की तरफ मृदा। ठीक है, ये देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका टेक्सचर गठन क्या हो जाएगा कि भाई इनका रेशियो क्या है, एक दूसरे से रेशियो क्या है। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि ये चीका मिट्टी है, ये बलुई मिट्टी है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि बलुई मिट्टी है? बलुई मिट्टी का मतलब क्या हो गया कि इसमें मतलब सामान्यतः कि इसमें बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी इसी को बोल देते हैं, दोमट मिट्टी। तो इसमें क्या होता है, दोमट मिट्टी का मतलब हो गया कि इसमें जो बालू की मात्रा है और जो चीका की मात्रा है, ये दोनों क्या है, समान रूप से 50% बालू है तो 50% क्या है, चीका या क्ले है। इसको क्या बोलेंगे, दोमट मृदा बोल देंगे। फिर बोलेंगे चिकनी मृदा है। चिकनी मृदा का मतलब हो गया कि उसमें चीका की मात्रा क्या है, मोर देन 70 to 80% है, मतलब चीका की मात्रा क्या है, अधिक है, क्ले की मात्रा अधिक है। फिर बोल देते हैं कि ये बलुई मृदा है। बलुई मृदा का मतलब क्या है, उसमें बालू का अंश क्या है, अधिक है। तो ये किस पे डिपेंड क्या करेगा, ये गठन उसका बता देगा कि गठन कैसे हुआ है। ठीक है, फिर उसका रंग। अब रंग का मतलब है कि उसमें किस प्रकार के तत्व पाए गए। जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि भारत में पाई जाने वाली लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा या काली मृदा। तो काली मृदा क्यों है, उसमें काली मृदा इसलिए काली है क्योंकि उसमें लोहांश या लोहे की मात्रा पाई जाती है। आगे हम लोग देखेंगे अभी। पीली मृदा क्यों है, लाल एवं पीली मृदा क्यों है, क्योंकि उसमें लोहांश की ऐसी मात्रा पाई जाती है जिससे उसका रंग लाल एवं पीली है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि लाल एवं पीली मृदा, काली मृदा, उस किस पे रंग, रंग किससे निर्मित होता है, उसमें पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उनके माध्यम से। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो काली मृदा है, खास करके हम लोग आसपास देखते हैं, जो तालाब के हम लोग के आसपास दिखती है काली मृदा या धूसर मृदा बिल्कुल, तो उसमें क्या होता है, जैविक पदार्थों की अधिकता होती है, तो उसके कारण उसका रंग क्या होता है, उसका रंग डार्क होता है, काला होता है। ठीक है, अब देखिए, जो मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं, उनमें ये तीनों बहुत हैं। जैसे हम लोग मानते हैं जो पीएच मान होता है, किसी का भी पीएच मान होता है, जैसे हम लोग के ब्लड का पीएच मान होता है ना, या हम लोग जो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं उसका भी पीएच मान होता है। या आप एग्जाम में अक्सर देखते होंगे कि कभी-कभी बहुत यूपीएससी में तो इस तरह के क्वेश्चन रेयर पूछे जाते हैं, बट आप लोगों को जानना भी चाहिए कि जैसे पीएच मान क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजनी पावर उसका नाम रखा गया, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो पीएच मान क्या होता है, पीएच मान क्या करता है, किसी भी वस्तु की स्थिति को बताता है कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय है। तो अगर किसी की का पीएच मान 7 है तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, तटस्थ है, ये न्यूट्रल है। और अगर 7 से कम पीएच मान होता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और 7 से अधिक पीएच मान होता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा। तो देखिए, जो हम लोग के ब्लड का पीएच मान है वो कितना है, 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य क्या है, पीएच मान है हम लोग की ब्लड का। ठीक है, अब इससे नीचे की मृदा की अगर गुणवत्ता देखी जाए तो जिस मृदा का पीएच मान 7 के आसपास है वो मृदा सबसे अच्छी है, तटस्थ मृदा है, उसकी उर्वरता बहुत अधिक है। और अगर 7 से पीएच मान बढ़ रहा है तो 10 पीएच मान तक तो मृदा में कुछ उत्पादित होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन वो मृदा धीरे धीरे क्या होती जाएगी, वो मृदा क्षारीय होती जाएगी। 7 से अगर पीएच मान बढ़ने लगा ऊपर की तरफ तो मृदा क्या होगी, क्षारीय होगी। और अगर 10 से अधिक पीएच मान हो गया, 10 से 14 के बीच पीएच मान है, तो वो मृदा अत्यधिक क्षारीय है, उसमें फिर कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, ये प्रोबेबिलिटी है। और इसी तरह से देखेंगे कि अगर 7 से कम पीएच मान होता गया तो मृदा क्या होती जाएगी, ये अम्लीय होती जाएगी। ठीक है, अम्लीय हो, एसिडिक होती जाएगी, अल्कलाइन जिसको बोलते हैं, एसिडिक होती जाएगी। और अगर यहाँ से 7 से लेकर 4 के बीच में पीएच मान है तो ये मृदा अम्लीय है, फिर भी कोई ना कोई जीव जंतु इसमें सरवाइव कर सकता है। लेकिन 4 से कम अगर पीएच मान हो गया तो ये मृदा कंप्लीटली क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, इसमें कुछ भी उत्पन्न होना मुश्किल है। तो मृदा की और लवणता का मतलब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा हो, लवणीय मृदा हो, उसमें लवण हो, साल्ट की मात्रा हो। तो जब देखते हैं ना कि समुद्र के किनारे जो मृदा होती है उसमें समुद्री जल अगर आ जाता है तो उसके कारण क्या हो जाती है, मृदा पूरी तरह से लवणी हो जाती है।
या हम लोग अब इस समय देख रहे हैं कि जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहरों के किनारे क्या होती जा रही है, मृदा धीरे धीरे लवणी होती जा रही है, क्योंकि मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये मृदा की विशेषताएं हैं, ठीक है, ये मृदा की विशेषताएं हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये मृदा की परिच्छेदिका, हालांकि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मृदा की परिच्छेदिका के बारे में जानना बहुत जरूरी नहीं है, ये आप अगर ऑप्शनल होता तो वहां पे आप लोग पढ़ते कि मृदा की परिच्छेदिकाएं क्या हैं। फिर भी जान लेते हैं कि मृदा की परिच्छेदिकाएं जाती है, ये सबसे ऊपरी लेयर है, ये ओ लेयर है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर, जिसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। फिर ये क्या है, ये ए है जिसको बोलते हैं टॉप सॉइल, इसमें मिनरल्स हैं विथ ह्यूमस की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इसमें मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है, सॉइल प्रोफाइल है इसका, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, हमको बस जानना है कि ये मृदा की सबसे ऊपरी परत जो है, यही सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि इसी में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और यही सबसे अधिक फसलों के लिए आवश्यक होती है। तो ये मृदा परिच्छेदिका के बारे में हम लोग देख लिया। अगर आपको बहुत इसमें देखने का मन होगा तो थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक से आप देख सकते हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि उसके बारे में बहुत, मृदा परिच्छेदिका के बारे में आपको बहुत जानने की जरूरत नहीं है। तो आज का टॉपिक हमने देखा भारतीय परिस्थितियों में मृदा निर्माण। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।